क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, हाशिए पर चली गई, तो बसपा का सारा वोट बैंक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो हार हुई उससे बीजेपी डर गई थी? आखिर मायावती को क्यों जरूरत पड़ गई इतनी बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू योगी आदित्यनाथ थैंक यू सरकार टाइप की बातें करने की? सारा हमला अखिलेश यादव पे और कांग्रेस पे क्यों रहा? बीजेपी की प्रति इतनी सॉफ्ट क्यों नहीं? लेकिन बावजूद इसके इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, अनुशासित भीड़, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्या ये सारी भीड़ मायावती की थी या मायावती के चाणक्य सतीश मिश्रा की थी? क्या व्यू रचना करी है सतीश मिश्रा ने और मायावती ने मिलकर? कोई बड़ा गेम प्लान है? राजनीति में इस तरह के प्रयोग या संयोग क्या कहलाते हैं? क्या है मायावती की इस रैली का राज? और इससे क्या अंदाजे होंगे? क्या मायावती मजबूत हो पाएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल पाएगी? या मोदी जी ने सोच लिया कि रिटायरमेंट जाने से पहले एक और प्रयोग करके देखें? तमाम बड़ी बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े बड़े जवाब हैं। मैं आपको लेके चलता हूं दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से। बहुत जबरदस्त बातचीत है, पूरी बातचीत सुनेंगे तो आपको कई नए पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं सीधे केपी मलिक जी के पास। मैं धन्यवाद संजय जी। मायावती जी का मैं मुरीद हो गया। मतलब दो बातों के लिए मुरीद हुआ। एक तो भीड़ जो जुटी, विपक्ष जो चिल्लाता रहे कि योगी जी ने बसें लगा दी, भीड़ लगा दी। योगी जी खुद तो इतनी भीड़ जुटा के दिखा दें, मोदी जी खुद तो आके इतनी भीड़ जुटा दें। गजब प्रबंधन था। दूसरा, मायावती जी ने भी हिम्मत दिखाई। किसी के अंदर इतनी हिम्मत है नहीं जो इतनी भीड़ के सामने योगी जी थैंक यू, योगी जी थैंक यू, योगी जी थैंक यू, बीजेपी को थैंक यू ये कह दे। ये खुला खेल फर्कावादी है भाई। जिसको वोट देना दो, जिसको साथ में आना है आओ। कहते रहो कि हम बीजेपी की बी टीम है, हमारा सारा हमला अखिलेश यादव पे होगा। हम शुक्रिया अदा करेंगे कि बीजेपी सरकार ने स्मारकों की लाइट ठीक रखी, रख रखाव ठीक रखा। इतना हिम्मत कोई कर सकता है? लोग डरते हैं कि बीजेपी की बी टीम ना कहते मायावती को, लेकिन मायावती ने जितना थैंक यू आज बीजेपी को बोला, जितना हमला अखिलेश यादव पे बोला, सब कुछ खुला खेल फर्कावादी हो गया। मुझे तो एक सज्जन मुझसे बोले कि ऐसा ना हो कि बीजेपी और भाजपा, बीएसपी और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ लें। मेरे को तो राजनीति समझ में नहीं आ रही। मलिक साहब, आप भास्कर जैसे बड़े ग्रुप के राजनीतिक संपादक हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं आप भास्कर में राजनीति की। जरा एक डायलॉग आया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या था इस रिश्ते के पीछे जो आज उन्होंने, मायावती ने इतनी बार थैंक यू बीजेपी कर दिया? देखिए संजय जी, अगर आप देखें, पहली बार पिछले मुझे लग रहा है 9 साल में इतनी बड़ी रैली मायावती जी की लखनऊ में हुई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि जितने लोग पहुंचे थे वो सारे वोटर हैं, वो उनके समर्थक हैं, वो उनके सामाजिक जो क्रियाकलाप हैं, समाज के नाते, काशीराम जी के नाते उनके पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप उनको वोट में तब्दील करना चाहें, वो वोटों में तब्दील होते दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात आपने कही है कि उन्होंने भाजपा की और योगी जी की तारीफ की है। उसका कारण आप समझते हैं, उसको वो क्यों लगातार तारीफ कर रही हैं, क्यों वो योगी जी की तारीफ कर रही हैं, क्यों वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। वो विरोध क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, ये भी समझ जाना चाहिए। क्योंकि उनका जो समर्थक वर्ग है वो बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव कर रहा है वोट डालने के मामले में, और उसके बाद वो दूसरे नंबर पे कांग्रेस को रखे हुए है। यही कारण है कि मायावती जी इनके पीछे पड़ी हुई है और इन्हीं पार्टियों को कोसने का काम और इन्हीं पार्टियों का विरोध करने का काम कर रही है। राजनीतिक तौर पे अगर आप देखेंगे संजय जी, तमाम विरोध के बावजूद, मायावती जी के तमाम विरोध के बावजूद चंद्रशेखर अगर रिकॉर्ड वोटों से जीत के आते हैं तो ये जताता है कि वो मायावती के ही समर्थक थे जिन्होंने चंद्रशेखर को जिताया। हालांकि आज की रैली में भी उन्होंने चंद्रशेखर का या उनकी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर किया कि कुछ बिकाऊ लोगों को आगे बढ़ा के, उनकी पार्टियां बना के हमारी जो है पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, हमारे समर्थकों में बिखराव करना चाहते हैं, ये जरूर उन्होंने कहा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह की अपेक्षा हम जैसे लोग कर रहे थे
और हम जो है सियासत का विश्लेषण करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की कर रहे थे 2027 के मद्देनजर। आज हमें थोड़ा सा उसमें मायावती जी का मामला जहां था वहीं रुका हुआ नजर आया। हमें लगा था कि वो कुछ नई चीज करेंगी, 2027 में कोशिश करेंगी कि दोबारा वो आए और इलेक्शन में अपना मामला फिट करें और कुछ आगे बढ़े, लेकिन वो पीछे जाती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने सिर्फ रस्म अदायगी की हो, ऐसा मुझे लगता है। आप दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, और आप संजय जी उस भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं जहां पिछले दिनों 2 युवा दलितों की हत्या पीट पीट के कर दी गई। आप उस भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी दल की सराहना कर रही हैं। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि जो दलित हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर जो जूता फेंका गया उस पर आपकी कोई टिप्पणी आएगी। अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से एक आईपीएस अधिकारी जो दलित थे, उन्होंने आत्महत्या की है और उन्होंने कहा कि लगातार मेरा उत्पीड़न हो रहा है, उस पर आप कुछ कहेंगी? तो ये सारी चीजों पे तो आपने कुछ कहा नहीं। तो ये तमाम चीजें जताती है कि जो विरोध आपके माध्यम से इन सारे चीजों पे होना चाहिए था, इन सारे मसलों पे, इन सारे मामलों पे होना चाहिए था, वो आपके यहाँ नदारत दिखा। तो इसका मतलब ये है कि मायावती जी एक नूरा कुश्ती कर रही हैं और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हैं कि चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं और 2027 में भी हम आपके साथ रहेंगे। आप खाली हमें स्क्रिप्ट भेजते रहिए और हम रैलियों में पढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये संदेश मायावती जी ने आज लखनऊ में दिया है और भारतीय जनता पार्टी इससे गदगद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई भी है, इतनी भीड़ देख के, इतने लोगों को देख के, और उसको कहीं लगता है कि मायावती का दिमाग खराब ना हो जाए कहीं उल्टा, और उनके दिमाग में ये ना आ जाए कि मेरे तो समर्थन बढ़ रहे हैं और वो कोई उल्टा गेम ना खेल दें। इससे इस तरह की चर्चाएं भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में है कि घबराहट लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। क्योंकि आपने भी कहा और मैं भी मानता हूं, क्या इतनी बड़ी रैली तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी जी कर सकते हैं? क्या इतनी बड़ी रैली प्रधानमंत्री जी करने की स्थिति में है उत्तर प्रदेश में? क्या अमित शाह जी के आने पे इतनी बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में संभव है? वो बात अलग है कि आपने बसें यूज करी है, आप कहां से लेके आए, नहीं लेके आए, वो तो भारतीय जनता पार्टी से तो ज्यादा संसाधन आपके पास है नहीं। लेकिन बावजूद इसके क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़े से बड़ा नेता इतनी बड़ी रैली लखनऊ में कर सकता है? तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कुछ किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जी। अच्छा मलिक साहब, मुझे वो बताइए, भारतीय जनता पार्टी को वो थैंक यू नहीं कहती तब भी उनका काम चल जाता? भाई वो समाजवादी पार्टी पे हमला करती रहती, वो कांग्रेस पे हमला करती रहती। उनको पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी को थैंक यू कहेंगी, मतलब योगी जी की सरकार को थैंक यू कहेंगी, तो इसके गलत मतलब निकाले जाएंगे, गलत अर्थ निकाले जाएंगे। लोग कहेंगे कि आपने भाजपा पे उतना हमला नहीं किया जितना आपको करना चाहिए, इससे नुकसान होगा। और मायावती इतनी भोली भी नहीं है, इतनी सीधी भी नहीं है कि उन्हें पता ना हो कि राजनीतिक नफा और नुकसान क्या होते हैं। मायावती को एक एक शब्द उनको पता होता है कि किस पैतरे का क्या दांव चलेंगी, वो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। तब भी उन्होंने थैंक यू योगी जी, मतलब भाव थैंक यू सरकार, सरकार का एहसान कि स्मारकों की देखभाल करी, ये सब कहने की जरूरत क्या थी उनको? ये इसके पीछे कौन सी रणनीति होगी, मायावती के दिमाग में क्या चल रहा होगा जो उन्होंने ये कहा होगा? नहीं, देखिए संजय जी, अगर आप देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती जी को, मैंने भी कहा कि अगर वो चाहें तो एक बड़ा एक कदम ले सकती है और पार्टी को दोबारा खड़ा करने का प्रयास अगर वो चाहे किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती कहीं ना कहीं मान चुकी हैं कि अब वो पार्टी को खड़ा नहीं करना चाहती, वो राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं आना चाहती, और उन्होंने एक तरफ एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सामने पूर्ण समर्पण कर दिया है। और वो भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहती हैं कि आप हमारे प्रति चिंता मत कीजिए, आप हमसे कोई घबराहट मत रखिए, आप हमसे कोई परेशानी मत समझिए, हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेंगे, आप चिंता मत करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मायावती जी बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। हालांकि मैं पहले भी चैनलों पे कहता रहा हूं, आज भी कहता हूं, अगर मायावती जी एक लेश मात्र परसेंट भी सतपाल मलिक वाला फॉर्मूला अपना लें तो मायावती जी देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नेता बन सकती हैं। आज देश का दलित उनके पीछे है।
संजय जी आप जानते हैं, यही नहीं, अगर केरल में जाके भी मायावती जी रैली करें, अगर मणिपुर में भी मायावती जी रैली करें, तो लाखों लोग उनकी रैली में आ जाएंगे, इतना उनका नेटवर्क है। लेकिन बात फिर वहीं आती है, क्या जो रैली में लोग आते हैं वो वोटों में तब्दील हो पाएंगे? मायावती जी कहीं भी जाए, पंजाब में जाती हैं, मध्य प्रदेश में जाती हैं, महाराष्ट्र में जाती हैं, भीड़ आती है, लेकिन जब वोट का मतलब नंबर आता है तो वोटों में तब्दील नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सामाजिक तौर पे लोग इनसे जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं काशीराम की जो लेगेसी है, अंबेडकर की जो लेगेसी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ जुड़ते हैं कि शायद ये आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कैपेबल हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। इतना मजबूत दलित नेता पूरे भारत में लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो घूम फिर के लोग इनके पीछे आते हैं। लेकिन इनका जिस प्रकार से चरित्र दिखता है, जिस प्रकार से इनका राजनीति में पिछले 1 दशक से लगभग इनका आप क्रियाकलाप देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उदास इनका समर्थक, इनका वोटर और इनका वर्ग है, जो अब कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहा है, और भटकते हुए उसको दूसरा रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। और उसी का कारण है कि चंद्रशेखर जैसे नए युवा लाखों वोट से जीतते हैं, और मायावती जी के विरोध के बावजूद। जी मलिक साहब, एक चीज समझ में नहीं आई, बात तो आपकी सही है कि इतनी भीड़ जुट गई, ना मोदी के बस की बात है, ना योगी के बस की बात है, ना अमित शाह के बस की बात है कि बिना सरकारी संसाधन के इतनी भीड़ जुटा लें। मेरे 2 सवाल हैं, ये भीड़ कहाँ से आई? क्या सरकार का कहीं पीछे बैकडोर से कुछ हाथ था, जैसे करणी सेना ने आगरा में भीड़ जुटा रही थी, लोग कह रहे थे सरकार का हाथ था पीछे? क्या सरकार का हाथ था संसाधन जुटाने में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब इतनी भीड़ वाली, इतनी जनाधार वाली नेता है, विधानसभा में एक विधायक उमाशंकर सिंह, वो भी योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी विधायक, योगी आदित्यनाथ जिस पल कहेंगे उस पल त्याग पत्र दे देंगे, वो सब जानते हैं। उनकी जो ठेकेदारी वाली फर्म है, जीरो से शुरू होकर हजारों करोड़ में है। पीडब्ल्यूडी में आज भी उमाशंकर सिंह जिस पे हाथ रखते हैं उसको ठेका मिलता है। उमाशंकर सिंह की कंपनी पे इतने घपलों की, इतने घोटालों की खबरें आई, कहीं कोई जांच नहीं होती है। एक बसपा के विधायक को योगी सरकार खुला संरक्षण देती है, इकलौता विधायक। पार्लियामेंट के चुनाव 0, अखिलेश यादव के संग लड़ी थी, 10 सीटें पा गई थी। तो ये जो भीड़ जुटती है, जनाधार जुटती है, मेरे दोनों सवालों का जवाब दीजिए। क्या इस भीड़ को लाने में बीजेपी का कोई योगदान? प्लस ये भीड़ जो आप कह रहे हैं वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो उसके पीछे कारण क्या है? मायावती का इतना बुरा हाल, राजनीति केवल सीटों से ही काउंट होती है। आप इससे 10 गुनी भीड़ ले आइए, विधानसभा में आपको 1 सीट मिले और लोकसभा में कोई सीट ना मिले, तो आपका कोई मतलब नहीं है। आपको इससे चौथाई भीड़ भी जुटे और सीटें बंपर बंपर आ जाए, तो आपकी वैल्यू है, राजनीतिक वैल्यू है, हैसियत है, राजनीतिक हैसियत है। तो इन दोनों सवालों को जरा विस्तार से बताइए, खेल क्या है इसके पीछे? संजय जी, अगर आप देखें, मायावती कभी भी कोई छोटे प्रोग्राम नहीं करती हैं, कोई छोटे मोटे कार्यक्रम नहीं करती हैं, वो कोई रोड पे जो है कोई ऐसा अपना वो नहीं निकालती है जो रोड शो टाइप के प्रोग्राम नहीं करती, वो सिर्फ रैली करती है, और रैली उनकी हमेशा बम्पर होती है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा था, 2022 के जो भी रैली मायावती की हुई थी उसमें अच्छी खासी भीड़ आती थी, लेकिन कहीं भी वोटों में तब्दील होते हुए आपको दिखाई नहीं। मैंने कहा सामाजिक सामरसता का जो कार्यक्रम है, जो काशीराम की लेगेसी है, जो उनके तमाम इस तरह की चीजें हैं सामाजिक, उसको करने के लिए, उसको देखने के लिए इनकी जनता इनसे जुड़ती है। और उसमें जो राजनीति की अगर आप बात करते हैं, उसमें मायावती जी खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही है पिछले 1 दशक में। अगर आप 2022 की बात करें या 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करें या 2024 की बात करें, तो आकाश आनंद को कभी आप लॉन्च करते हैं, कभी वापस ले लेते हैं, कभी लॉन्च करते हैं, कभी वापस ले लेते हैं, कभी पार्टी से अपने लोगों को निकाल देते हैं, फिर ले लेते हैं। आज आपने एक नई चीज मायावती जी के मंच पे देखी होगी कि जहां मायावती जी का अकेला सोफा लगता था, आज वहां कुर्सियां लगी हुई थी मंच पे, और तमाम, चाहे आपके दोस्त उमाशंकर सिंह हो, चाहे सतीश मिश्रा हो, और चाहे दलित नेता हो, चाहे मुस्लिम नेता हो, तमाम नेताओं की कुर्सी मंच पे लगना, क्या आपको नहीं लगता है कि अनोखी बात है? नई शुरुआत मायावती जी की पार्टी में है। ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी पार्टी हलचल नहीं कर पा रही है। इसमें ऐसा हो गया है कि हाथी लेट गया है और हाथी को तमाम इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तमाम डोज दी जा रही हैं, लेकिन हाथी हलचल नहीं कर रहा है।
क्यों नहीं कर रहा है कि मायावती जी को जो बड़ा ब्रह्मास्त्र है दिल्ली वाला, उससे कहीं ना कहीं डर लग रहा है, क्योंकि जो तोते मैना है वो अभी भी पंख फड़फड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, और मायावती जी उनसे ज्यादा डरी हुई है। अगर मायावती जी का ये डर निकल जाए, मायावती जी का कोई ये डर निकाल दे, तो हाथी सरपट दौड़ने लगेगा, और जब हाथी दौड़ेगा तो बाकी फिर धूल में मिल जाएंगे, चाहे कोई दूसरे हो, चाहे कमल के फूल हो, और चाहे बाकी लोग हों, लेकिन हाथी उठ नहीं पा रहा है। हाथी को डोज में क्या दिया जा रहा है? स्लो पॉइजन दिया जा रहा है कि हाथी को, या हाथी को कोई इंजेक्शन मारे जा रहे हैं, या हाथी को कुछ जैसे कुछ कपड़ा, लाल कपड़ा दिखा देते हैं सांड को, वो डर जाता, तो हाथी को कोई काला कपड़ा दिखाया जा रहा है क्या? इस तरह की चीजें हो रही हैं। मायावती जी गाहे बगाए इतनी क्यों डरी हुई हैं, ये सबके लिए सोचनीय विषय है। दूसरा सवाल जो आप कर रहे हैं भीड़ लाने का या करने का, कि कहां तक उसमें सत्ताधारी दल का सपोर्ट है। सत्ताधारी दल का सपोर्ट इसलिए है कि जिस प्रकार से तेजी से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, और 2027 में जो मुस्लिमों का और पिछड़ों का, दलितों का एक गठजोड़ बन रहा है, और उस गठजोड़ का सपा में जाने का, कांग्रेस के साथ जाने का जो एक माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई है। उसको कमजोर करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया हथियार के रूप में उनको लगता है कि मायावती जी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए इस प्रकार की कोशिश सत्ताधारी दल की तरफ से की जा रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं, उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनने लगा है। जब से खुलेआम उनकी मीटिंग अखिलेश यादव से हुई है, जब से उन्होंने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी के हैं, और समाजवादी पार्टी के ही रहेंगे, तो एक उन्होंने एक मजबूत मैसेज जनता को दे दिया है, एक इंपॉर्टेंट मैसेज अपनी जनता को दे दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। और कहीं पर छोटा मोटा मनमुटाव है भी, उसको आजम खान जैसे जो नेता है वो ठीक कर लेते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोटी मोटी घटनाएं निकाल कर ला रही है, उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसमें आपने पिछले दिनों रायबरेली की घटना को देखा। इस तरह की और भी कई सारी घटना है, जिस तरह बरेली में घटना हुई है पीछे। तो भारतीय जनता पार्टी आग को सुलगाए रखना चाहती है, ताकि 2027 में उसका वो फायदा ले। लेकिन ये तमाम क्रियाकलापों के बाद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में मुकाबला कर पाएगी विपक्ष का, क्योंकि इससे एक ही पार्टी है। जो बंटवारा पहले होता था सपा बसपा में, वो बंटवारा होता कहीं नहीं दिख रहा है। उसका फायदा कहीं इकट्ठा समाजवादी पार्टी को ना मिल जाए, जैसा 2024 में लोकसभा में मिला है, उसकी एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे बताइए मायावती को समस्या क्या है? रायबरेली में अभी 10-12 दिन पहले एक दलित नौजवान हरिओम की पीट पीट के लोगों ने हत्या कर दी। हत्यारा के वो राहुल गांधी का नाम ले रहा था हरिओम, और हत्यारे कह रहे थे हम बाबा के लोग हैं। ऐसी कई घटनाएं दलित उत्पीड़न की हुई उत्तर प्रदेश में। अगर एक दिन मायावती रायबरेली चली जाती, हरिओम के परिवार के साथ खड़ी हो जाती, तो शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्रांति आ जाती दलितों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न की तमाम घटनाएं हुई। कहीं मायावती चली जाती, खड़ी हो जाती, तो क्रांति आ जाती। चंद्रशेखर और क्या करती है? चंद्रशेखर को जिताने का कोई मन था? किसी का भी मन नहीं था। वो आदमी अपने दम से जहां जहां दलितों के उत्पीड़न हुए गया, जेल गया, तमाम धाराएं जितनी हो सकती थी उतनी लगी, जेल में रहा, निकला, फिर लड़ा भिड़ा, संघर्ष किया और सांसद बन गया। अपने दम पे उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक खास पहचान बना ली। आप जनता के सरोकारों से कट जाओगे, एक दिन लाखों की रैली कर दोगे, रटा रटाया या लिखा हुआ या सोचा हुआ भाषण पढ़ दोगे, और फिर सोचो कि जनता वोट में भी कन्वर्ट हो जाए। मायावती को कोई समझा क्यों नहीं पा रहा कि मौके पे चली जाओ, क्रांति हो जाएगी। इस तरह केवल अब तकरीर पढ़ लोगी मंच पर आके, तो फिर लोग खुश हो जाएंगे, ताली बजा देंगे, लेकिन फिर वो साथ तो नहीं देंगे। ये समझ में क्यों नहीं आता? संजय जी, एक तो आपकी इस बात का जवाब ये है कि कोई समझा क्यों नहीं पा रहा है, तो मुझे लगता है वहां भी कुछ सिपाही हैं। जैसे कांग्रेस में कुछ प्लांटेड लोग हैं, तो वहां भी उनके यहाँ भी कुछ प्लांटेड लोग हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर देश में इंदिरा गांधी इतना भयंकर चुनाव हारने के बाद बेलछी में जाके एक, वहां भी एक दलित के साथ उत्पीड़न हुआ था, हत्या हुई थी, और हाथी आया था वहां में,
सत्ता में हाथी का बड़ा योगदान होता है। और इंदिरा गांधी जब बेलछी में हाथी पे बैठ के गई थी, वो वापस जो लौटी वो आती प्रधानमंत्री बन गई थी। लेकिन ये मायावती जी को कौन समझाए कि ये जो हाथी है बड़ा ताकतवर है, अगर वो हाथी पे बैठ के रायबरेली चले जाएं और हरिओम जो कहें, हरिओम का नाम लट ले, हरिओम हरिओम कर दें, तो शायद उनकी नैया पार हो जाए। लेकिन मायावती जी में इतनी ताकत लाए कौन? क्योंकि आपको भी पता है कि बेलछी कांड के दौरान इंदिरा गांधी को भी जेल जाना पड़ा था। जेल तो नहीं जाना चाहिए ना, तो डर तो असली जेल का है। जो जेल गया वो पिल गया, और जो जेल गया वो हीरो बन गया। तो मायावती जी को असली डर जेल का है, इसलिए वो चीजें एक नहीं कर पा रही हैं। नहीं तो आप भी इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं कि मायावती जी अगर हाथी पे बैठ के निकल जाएं तो उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो छोटी चीज है, उनको देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये करेगा कौन? हाथी के गले में घंटा बांधेगा कौन? क्योंकि हाथी के गले में घंटी नहीं बनती है, हाथी के गले में तो महावत वाला बड़ा घंटा बनता है। और ये यही अगर आप देखेंगे, इसका छोटा रूप अगर आप देखना चाहते हैं, जहां भी दलितों पे उत्पीड़न होता है खासकर उत्तर भारत में, चंद्रशेखर तुरंत पहुंचते हैं। यही कारण है कि वो जेल भी गए, उनके ऊपर गोलियां भी चली, उनकी पिटाई भी हुई, उनका सब कुछ हुआ, और आज रिजल्ट ये है कि आज वो सांसद बन के पार्लियामेंट में अपने सवाल उठा रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है, अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। और दुर्भाग्य देखिए, मायावती जी की इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, 4 बार एक इतने बड़े उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के बावजूद, एक अदना सा विधायक है, और उसका भी आपने व्याख्या कर दी है कि वो कैसे विधायक है, क्यों विधायक है और किसके कारण विधायक है, उसमें मायावती जी का कोई योगदान नहीं। तो आज चाहे आपका एमएलसी हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे राज्यसभा का एमपी हो, आपका चारों सदनों में एक भी सदस्य नहीं है मायावती का। और चंद्रशेखर यादव लोकसभा पहुंच गए हैं। तो ये जताता है कि मायावती जी जिस प्रकार से राजनीति में पिछड़ती जा रही है, वहां वैक्यूम आ गया है दलित राजनीति में। दलित और पिछड़ों की राजनीति में आज वैक्यूम है, और इसमें आज भी कोई दो राय नहीं है कि मायावती से बड़ा कोई दलित नेता नहीं है। लेकिन अगर इनकी यही स्थिति रही तो एक बड़ा नेता दलितों में पैदा हो जाएगा, और उसी के मद्देनजर लोग चंद्रशेखर की तरफ को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। क्योंकि नया नेता वही है, पुराने नेता सब पीछे जा चुके हैं। जो गाए बगाए 1-2 साउथ के नेताओं की बात होती थी, कुछ महाराष्ट्र के नेताओं की बात होती थी, तो कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मायावती जी जिस प्रकार से खत्म हो रही है, तो उम्मीद की किरण चंद्रशेखर की तरफ को देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक आखिरी सवाल उससे पहले मैं ये कह दूं कि मायावती फालतू में डर रही हैं। देश के अंदर किसी सरकार और किसी नेता की हैसियत नहीं है जो मायावती को जेल भेज दे। क्योंकि अगर मायावती जिस दिन जेल में गई, उस दिन देश के दलित जिस तरह सड़कों पर आएंगे, एक जन सैलाब आ जाएगा, बात सब जानते हैं। मायावती खुद में डर गई है कि मुझे जेल ना भेज दें, लेकिन जेल भेजने के बाद क्या होगा ये बात मोदी भी जानते हैं और ये बात योगी भी जानते हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव की भी पास में तो इतनी जांचें थी, मुलायम सिंह की आय से अधिक संपत्ति, तमाम जांचें। अखिलेश यादव तो नहीं डरे, कस के सड़क पे लड़े। आज मोदी जी जो घमंड के संग नहीं कह पाते हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार और 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी डायलॉग नहीं बोल पाते हैं, उसके पीछे उत्तर प्रदेश ही तो था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जो थी, वो जिसने रोक दिया कि पूरी बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, पिटाई कर दी बहुत बुरी तरह से बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। नहीं डरे ना अखिलेश यादव। मायावती पता नहीं क्यों डर गई है, जबकि किसी की हैसियत नहीं होनी जेल भेजने की। मेरा आखिरी सवाल आपसे केपी मलिक साहब, मायावती का जनाधार खत्म हो जाए, मायावती की राजनीति खत्म हो जाए, मायावती राजनीतिक हाशिए पर चले जाएं, इससे फायदा किसको होगा? कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, या समाजवादी पार्टी को? नहीं, देखिए संजय जी, अगर आप देखें कि मायावती अगर राजनीतिक रूप से खत्म होती है उत्तर प्रदेश में, तो इसका सबसे बड़ा फायदा फिलहाल तो समाजवादी पार्टी को होगा। और आपने देखा भी है 2024 के चुनाव में, क्योंकि दूसरा कोई इतना बड़ा दल उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में या कांग्रेस को भी एक बड़ा फायदा मैं देखता हूं, चाहे वो केंद्र के मद्देनजर हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश के मद्देनजर भी हो। अगर आप देखें 2024 के चुनाव में
जहां संख्या मात्र 1 या 2 रह गई थी कांग्रेस के सांसदों की उत्तर प्रदेश में, वो संख्या कांग्रेस की भी बढ़ी है और समाजवादी पार्टी की रिकॉर्ड संख्या बढ़ना जताता है कि मायावती का वोटर कहीं न कहीं सपा और कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ है। और कांग्रेस में जाने से दलित को कोई फरेज नहीं है, थोड़ा बहुत परहेज दलित को रहता है समाजवादी पार्टी के साथ जाने में, लेकिन अखिलेश यादव जिस प्रकार से पीडीए के फॉर्मूले पे चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दलित को उनके साथ जाने में कोई दिक्कत होगी। हाँ, जिस प्रकार से अभी हमले दलितों पे हो रहे हैं और उत्पीड़न हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आज उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उस हिसाब से अगर आप देखें, समाजवादी पार्टी ने कोशिश जरूर की थी बरेली जाने की, उनके सांसदों को रास्ते में जो है अरेस्ट कर लिया गया और बाकी चीजें हुई, तो कम से कम एक कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से है कि वो दलितों के मामले उठाए और दलितों के मामले में आगे बढ़े। लेकिन वो कहां तक कामयाब होगी उसमें एक तो ये देखना होगा। दूसरा, इससे कहीं ना कहीं फायदा मुझे लगता है कि चंद्रशेखर को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसके सामने खुला मैदान है और उसके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए उसके पास पूरा उत्तर प्रदेश है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल का अगर चुनाव में आप देखते हैं 2027 के मद्देनजर, तो समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होता है और फ्यूचर में चंद्रशेखर और कांग्रेस को फायदा होता हुआ मुझे नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।